हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया हैं। सो हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी, बेहतरीन चल रही है। बहुत ही बढ़िया। सो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आई होप आप सब लोग भी बहुत मज़े में होंगे। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एंड टुडे व्हाट वी हैव टू डिस्कस, हम लोग एक्चुअली रिवीजन टेस्ट पेपर की बात करने वाले। जो हमारा आईसीआई का आरटीपी है, जीएसटी का, वो मैं एक बार फटाफट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और उसका कारण ये है कि जितनी अच्छे से हम सब चीज़ों की प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ जाएगा। सो व्हाट वी नीड इज वी नीड टू डिस्कस एन आरटीपी दैट इज इशूड बाय आईसीआई। आई होप आप लोगों ने या तो आरटीपी कर ली होगी, अगर कर ली है तो ठीक है। अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस की आरटीपी नहीं देखी है तो एक बार इस वीडियो को फटाफट देख लीजिएगा, ताकि आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के आरटीपी में कोई पॉइंट ऐसा हो जो रह गया हो, क्योंकि आरटीपी में उन्होंने अमेंडमेंट्स पे भी क्वेश्चन डाले हैं, तो कहीं ऐसा हो कि कोई पॉइंट रह गया हो तो फटाफट कवर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और आई होप आप लोगों ने जो मेरा सुपर 17 क्वेश्चंस का वीडियो है वो भी देख लिया होगा, क्योंकि उस वीडियो से आपको प्रैक्टिस करने में बहुत मदद मिलेगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर प्रैक्टिकल कॉम्प्रहेंसिव वाले करवाए, ताकि एमसीक्यू और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। और जो आईसीआई की आरटीपी है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, आईसीआई की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। और वही आरटीपी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने ओपन की हुई है। इस आरटीपी के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा वो क्वेश्चन एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, और एमसीक्यू बेस्ड आंसर अपने को यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको अपने को आंसर करना है। मैसर्स डिलाइट, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यू विल फाइंड आउट, सबसे पहले लिखा हुआ है मैसर्स डिलाइट ब्रदर्स ए पार्टनरशिप फर्म इज एंगेज इन रेस्टोरेंट बिजनेस. It is registered under the composition levy under section 10(1), 10(2) of the CGST Act for the current financial year. Okay, composition scheme में रजिस्टर्ड है भाई साहब। इनका टर्नओवर है 12 लाख रुपए का, तो ऑफकोर्स ये अगर टर्नओवर 12 लाख है तो ये कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हो भी सकते हैं। अब उनको एक नया ऑर्डर आया है, और उनका ऑर्डर क्या है, उन्हें विश्वास पब्लिक स्कूल, एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे मेस फैसिलिटी चलानी है, मतलब एक केटरिंग सर्विस देना चाह रहे हैं एक स्कूल के अंदर। पहले तो आप मुझे बताओ, अगर स्कूल केटरिंग सर्विसेज ले रहा है और हम उस स्कूल को केटरिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो बताओ टैक्सेबल होता है या एग्जम्प्ट होता है? ऑफकोर्स वो एग्जम्प्ट होता है। स्कूल्स के लिए केटरिंग, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट सर्विसेज एग्जम्प्ट होती है। तो अगर हम स्कूल को केटरिंग, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं तो हमारी सर्विस एग्जम्प्ट हो जाएगी, मतलब पहली सर्विस ही एग्जम्प्ट है। दूसरा, नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज अप्रूव्ड बाय AICTE एंड UGC। अब ये साहब मेस फैसिलिटी हम किसी कॉलेज को दे रहे हैं, बताओ ये एग्जम्प्ट होगा कि टैक्सेबल होगा? सर ऑफ कोर्स ये टैक्सेबल होगा, कि कॉलेज को वो एग्जम्पशन नहीं थी, एग्जम्पशन वाज ओनली एंड ओनली टू द स्कूल। सो ऑफ कोर्स इफ वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द कॉलेज, इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल, वहाँ पे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तीसरा, इफ दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू दी हॉस्पिटल, ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो एग्जम्प्ट। हॉस्पिटल को लेके हम लोगों ने पढ़ा था कि हॉस्पिटल जो सर्विसेज आगे दे रहा है वो तो टैक्स एग्जम्प्ट है, लेकिन जो सर्विसेज हॉस्पिटल ले रहा है उसमें सिर्फ वो एक बायोमेडिकल फैसिलिटी वाली सर्विस ही ऐसी थी जो एग्जम्प्ट थी। बाकी हॉस्पिटल कोई भी सर्विस ले रहा है वो सब टैक्सेबल हो जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ है, तो मतलब इसमें दो सर्विसेज टैक्सेबल है, सिर्फ एक स्कूल वाली सर्विस एग्जम्प्ट है। It also provide catering services to Coral Limited for their AGM. Okay, कंपनी को केटरिंग सर्विस दी, बताओ आप टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट? ऑफ कोर्स टैक्सेबल, पर हाँ ये चीज़ है कि आगे नेक्स्ट कंपनी इसका आईटीसी नहीं ले पाएगी। आपको पता हो तो कंपनी केटरिंग सर्विसेज का आईटीसी नहीं ले सकती, एम्प्लॉयज़ के लिए ले गए एनुअल फंक्शन के लिए, अगर कंपनी को सर्विस ले रही तो टैक्सेबल होगा हमारी तरफ से, लेकिन नेक्स्ट पर्सन रिसीवर उसकी आईटीसी भी क्लेम नहीं कर पाएगा। अब उन्होंने इसमें लाइन क्या बोली, टैक्सेबल सर्विस तो है। अब इनवॉइस इशू किया कंपनी ने, सर्विसेज दी 3 जुलाई को, पेमेंट आया 25 जुलाई को, और बैंक में आया 28 जुलाई को, और टर्नओवर 48 लाख रुपीस का रेस्टोरेंट बिजनेस वाले ईयर में चला गया। ठीक है साहब, इनवॉइस नॉट इशूड बाय द फर्म टू द कंपनी। अच्छा, इनवॉइस इशू हुआ ही नहीं है, सर्विस दी है 3 जुलाई को और पेमेंट है 25 जुलाई को, और इसका इनवॉइस ही नहीं इशू। अब अगर इसको देख के लग रहा है कि इन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई पूछा होगा। आप मुझे बताओ, ये सर्विस है, टाइम ऑफ सप्लाई का क्लॉज सर्विसेज में क्या बोलता है? अगर इनवॉइस टाइमली इशू हो जाएगा तो इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, लेकिन अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं होता है या इशू ही नहीं होता है तो इसका मतलब फिर डेट ऑफ सप्लाई को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, मतलब यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई 3 जुलाई ही हो जाएगा। अब रेस्टोरेंट बिजनेस में टर्नओवर 50 लाख है, तो क्या एलिजिबल फॉर कंपोजिशन है? ऑफ कोर्स, टर्नओवर ऑफ द रेस्टोरेंट बिजनेस फॉर द करंट ईयर इट इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन, यस, करंट फाइनेंशियल ईयर है तो एलिजिबल हो गया।
1.5 करोड़ के नीचे नीचे एलिजिबल होना चाहिए। कौन से स्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है क्या? 1.5 करोड़ वाला अपन लिमिट मानेंगे, ठीक है। फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से डिलाइट ब्रदर्स जो हैं वो क्लोज कर देंगे हम अपना रेस्टोरेंट बिजनेस और रिपेयरिंग ऑफ एयर कंडीशनर सर्विसेज दे देंगे। अच्छा, इस साल तो रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर में वो लोग रेस्टोरेंट बिजनेस को क्लोज करके वो लोग रिपेयरिंग सर्विसेज पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने सिर्फ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन किया है, वैसे भी कंपोजिशन वाले को इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करना अलाउड होता ही नहीं है। कैलकुलेट दी जीएसटी, पहले उन्होंने ही बोला टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है आपको फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो पहली बात यहाँ पे हमें रेस्टोरेंट है 5% में आएगा, 2.5% CGST, 2.5% SGST पर स्कूल पे नहीं लगेगा, कॉलेज पे लगेगा और हॉस्पिटल पे लगेगा। 12 लाख का तो टर्नओवर उन्होंने स्टेट का मंथ का बोला है। मई के लिए पहले अपन अप्रैल के लिए निकाल लेते हैं। अप्रैल मंथ में इनका टर्नओवर 12 लाख है। 12 लाख का कितने परसेंट जीएसटी में जाएगा कंपोजिशन के अंदर, जल्दी बताओ आप लोग। 12 लाख का 5%, तो 12 लाख का 2.5% कर लेंगे हम लोग। सो इट इज 12 लाख का 2.5%, मतलब कितना हो गया? 12 लाख का 1% होता है 12,000 रुपये। सो इट इज 30,000 ईच। यस, CGST भी 30,000 आएगा और SGST भी 30,000 आएगा। 5% के हिसाब से 60,000 होगा, आधा आधा कर लेंगे, 30,000 का टैक्स बनेगा। दूसरा, नए ऑर्डर में से कौन कौन सा एग्जिम्ट है? तो स्कूल वाला एग्जिम्ट है, कॉलेज वाला टैक्सेबल है और हॉस्पिटल वाला भी टैक्सेबल है। मतलब सिर्फ स्कूल वाला एग्जिम्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? 3 जुलाई, क्योंकि सर्विसेज इनवॉइस नहीं इशू किया तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ही टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाती है। अगला, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिलाइट ब्रदर्स जो है वो रिपेयरिंग सर्विसेज पे जाना चाह रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि क्या वो कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू कर सकते हैं रिपेयरिंग सर्विसेज के लिए भी कि नहीं एलिजिबल हैं? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका सही आंसर? आई थिंक इनका टर्नओवर 48 लाख रुपीज रहा इस साल। सो अगर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल में टर्नओवर 50 लाख रुपए का है तो आप रिपेयरिंग सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 10(2) में अगर आपको याद हो 10(2)A बोलता है कि अगर आप 10(2)A बोलता है कि अगर आप कोई अदर सर्विसेज दे रहे हो मैन्युफैक्चर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट को छोड़ के, और प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 50 लाख रुपीज से ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग ऑफकोर्स उसको अवेल कर सकते हो। 6% रेट ऑफ CGST वहाँ लग जाता है। तो कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू तो कर सकते हैं, पर 10(1), 10(2) में नहीं कर पाएंगे। नाउ दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ ओनली 10(2)A, क्योंकि 10(2)A में सर्विसेज के लिए है। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक द करेक्ट आंसर इज सी, ऑफकोर्स। एंड लास्ट वन इज रेट ऑफ GST क्या एप्लीकेबल होगा? अभी मैंने बताया 6%, सो 6% रेट ऑफ GST इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे रेट ऑफ GST एप्लीकेबल होगा 6%। अगर आप 10(2)A में कंपोजिशन लेते हो तो रेट ऑफ GST कितना हो जाएगा? 6%। ये है पहला क्वेश्चन जो कि MCQ बेस्ड था, पर अगेन इट्स ए वेरी नाइस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता भी 8 नंबर के अंदर, जिसमें वो लोग बहुत सारी चीजें एक साथ ऐड कर देते हैं, टर्नओवर, ITC एंड एवरीथिंग। वही कुछ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, कोलकाता का ऐसा। सबसे पहले उसने टैक्सेबल गुड्स की इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है, जिसमें 1 लाख रुपए का एडवांस उसको मिल गया है और पूरा इनवॉइस फरवरी महीने में। और हम कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं? ऊपर देखो, हमारा कैलकुलेशन कौन से महीने का है? फरवरी का। मतलब 1 लाख रुपए का एडवांस मुझे जनवरी में मिल गया था, पर किस चीज की सप्लाई थी? गुड्स की। आप मुझे बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? क्या गुड्स की सप्लाई के केस में एडवांस पे टैक्स लगता है क्या? गुड्स में 12 में, 13 में नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई 12 का बताओ, टैक्स कब लगता है? ऑन एडवांस और ऑन एक्चुअली रिमूवल ऑफ गुड्स और इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। सेक्शन 12 गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई हमेशा रिमूवल और इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर आता है। एडवांस के केस में सिर्फ सर्विसेज में टैक्स लग जाता है, गुड्स में नहीं लगता है। इट मीन्स 1 लाख रुपए पे टैक्स आप फरवरी में ही दोगे, आपने जनवरी मंथ में जिस महीने में आपने रिसीव किया था उस महीने में इसके ऊपर 1 लाख का टैक्स आपने नहीं भरा है। मतलब इस केस में 4 लाख पे पूरे पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। दूसरा, आपने कंपोजिशन डीलर से 550 का परचेज किया है, कोई मतलब नहीं है, ITC मिलेगी नहीं। कंपोजिशन डीलर से खरीदने पे आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलती है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लेबर कॉन्ट्रैक्ट, आपने एक रिपेयरिंग, अच्छा आपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज दी है फॉर रिपेयरिंग ए सिंगल हाउस के लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी है, पर रिपेयरिंग की एग्जम्पशन क्या बोलता है? अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई नया काम कर रहे हो, कोई ओरिजिनल वर्क कर रहे हो, उसके लिए अगर आप कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज लेते हो तो वो एग्जम्प्ट है। हमने उसे कंस्ट्रक्शन के अंदर ही पढ़ा था कि अगर आप कोई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेते हो फॉर व्हाट? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेसिडेंशियल, सिंगल रेसिडेंशियल हाउस, और फॉर एनी प्रोजेक्ट विच इज कवर्ड इन प्रधानमंत्री आवास योजना और अर्बन फॉर हाउसिंग फॉर ऑल मिशन।
पर वो चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल वर्क के लिए है, वो रिपेयरिंग के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि हमने वहाँ कंस्ट्रक्शन की बात करी थी। रिपेयरिंग इज नॉट ए कंस्ट्रक्शन। कोई नया काम होना चाहिए ना तभी कंस्ट्रक्शन होता है, रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, सबको पता है। इट मीन्स रिपेयरिंग एग्जम्प्ट नहीं है, रिपेयरिंग टैक्सेबल होगा। एग्जम्प्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन में दिया गया प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ये कंस्ट्रक्शन का लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो टैक्सेबल होगा, ये एग्जम्प्ट नहीं होगा। ठीक है। क्लब मेंबरशिप की सर्विस ली है एम्प्लॉय के लिए, नॉट एलिजिबल, आईटीसी नहीं मिलेगा। जीटीए सर्विसेज ली है, ओके जीटीए सर्विसेज ली है। अब जीटीए में तो आरसीएम लगता है, पर आरसीएम तो 5% में लगता है ना, 12 में नहीं लगता है। तो मतलब 12 में ये लोग आईटीसी क्लेम करेंगे, इसका टैक्स लाइबिलिटी हमारे इसमें नहीं जुड़ेगा, टैक्स सामने वाला ही पे करेगा, हम हमारे इसमें आरसीएम की तरह इसका 12% आईटीसी क्लेम करेंगे। जीटीए पे आईटीसी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इंटरस्टेट सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन, अच्छा आपने ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज टू स्पोर्ट्स की सर्विसेज दी है, वेरी नाइस। एग्जामिशन था ट्रेनिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटी पर, वो एग्जामिशन सिर्फ 12AA एंटिटी को था। ये कंपनी 12AA एंटिटी नहीं है, इसका मतलब ये ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज का एग्जामिशन नहीं ले सकती, ये इसके लिए टैक्सेबल ही होगा। इंटरस्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एबीसी, आपने सिक्योरिटी सर्विसेज दी है स्कूल को, पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो सर्विस दी है ये सर्विस स्कूल कैंपस के बाहर दी है। अब इसको लेके एक सर्कुलर आया हुआ है, सर्कुलर ये बोलता है कि कोई भी सर्विसेज जो आप दे रहे हो वो स्कूल को दी होनी चाहिए, स्कूल के कैंपस के बाहर दी जा रही सर्विसेज पे एग्जाम्पशन नहीं है। तो अगर कोई स्कूल एनुअल डे फंक्शन कहीं बाहर कर रहा है और उसके लिए आपको सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हो तो एग्जाम नहीं होगी, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि अगर सर्विसेज देनी है स्कूल को, केटरिंग की या इवन सिक्योरिटी की, तो सर्विस स्कूल कैंपस में होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। बाहर दी हुई सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगी, तो मतलब ये सर्विस यहाँ पे टैक्सेबल होगी, इस पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। इनपुट्स रिसीव किए 4 लॉट में, लेकिन अभी सेकेंड लॉट ही आया है तो इस पर भी आईटीसी ले ही नहीं सकते, क्योंकि इनपुट्स पे आईटीसी तभी ले सकते हैं जब सारा इंस्टॉलमेंट आ गया, तो इसके ऊपर भी अभी आईटीसी लेना अलाउड नहीं होगा। टैक्स ओपनिंग आईटीसी दिया हुआ है, ये तो मैंने आपको शुरुआत से बोला है कि क्रॉस यूटिलाइजेशन आएगा ही आएगा 100%। ओपनिंग आईटीसी दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी दिया है, और टर्नओवर 2.5 करोड़ है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कंपोजिशन लेने का सवाल ही नहीं उठता है। मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश निकालना है। तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले देखो, पहली सर्विस 4 लाख की पूरी टैक्सेबल कर दी, उसमें 1 लाख रुपए एडवांस जनवरी मिल गया, फिर भी टैक्स तो अभी लगेगा। दूसरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज टैक्सेबल है, क्योंकि मैंने बोला था ओरिजिनल वर्क नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, रिपेयर है, इसलिए टैक्सेबल है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इसलिए टैक्सेबल है क्योंकि 12AA एंटिटी ही देती तो एग्जाम्प्ट होता, कोई और दे रहा है ट्रेनिंग तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। स्कूल के बाहर सिक्योरिटी सर्विसेज दी है इसलिए वो टैक्सेबल है, अगर स्कूल के अंदर दी होती तो ऑफकोर्स वो एग्जाम्प्ट हो जाती, पर स्कूल के बाहर सिक्योरिटी सर्विसेज दी है तो टैक्सेबल हो जाएगी। अब नोट्स में इन्होंने ये सारी बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की लिखी हुई है। अब आईटीसी की बात करें तो ओपनिंग आईटीसी के अंदर कंपोजिशन का आईटीसी कुछ भी नहीं जुड़ेगा, मेंबरशिप क्लब का आईटीसी कुछ भी नहीं जुड़ेगा, जीटीए का जुड़ेगा, पर जीटीए में हम आरसीएम की तरह पे नहीं करेंगे, क्योंकि जीटीए में 12% आईटीसी 12% टैक्स वाला ऑप्शन में ट्रांसपोर्ट एजेंसी खुद ही उसका टैक्स भरती है, आरसीएम नहीं लगता है। आरसीएम लगता तो हमें ऊपर लाइबिलिटी में भी वो टैक्स जोड़ना पड़ता और आईटीसी भी क्लेम करते, लेकिन यहाँ पे आरसीएम नहीं है, और इनपुट्स पे जो लॉट में उस पर आईटीसी कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अपन सेट ऑफ मार देंगे। सबसे पहले आईटीसी का आईजीएसटी सबसे पहले खत्म करेंगे, फिर बचा कुचा होगा वो सीजीएसटी एसजीएसटी खत्म कर देंगे, पर यहाँ पे आईजीएसटी की लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो फाइनली आईजीएसटी को ही सारा पे हो जाएगा और कैश पेबल 0 आ जाएगा। उल्टा मुझे लगता है हमारे पास बैलेंस बच जाएगा, आई थिंक हमारे पास उल्टा बैलेंस बच जाएगा, क्योंकि 57,000 और 74,000 आपके पास आईटीसी है, और देना इधर 45 और मतलब ऑफकोर्स आपके पास आईटीसी ज़्यादा है, तो आपको कैश तो देना आएगा ही नहीं, उल्टा आपके पास आईटीसी का बैलेंस बच जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, नाइस क्वेश्चन। आपको लिखा है 100 बिल हमने रिसीव किए हैं, 10 लाख रुपए की जीएसटी है साहब, अब आईटीसी लेने की बारी है, तो हमने जाके जीएसटीआर 2B चेक किया, जीएसटीआर 2A या 2B जो भी होता है, वो हमने चेक किया और पता पड़ा कि सामने वाले ने हमको अभी 80 इनवॉइस ही चढ़ाया, उसने 80 इनवॉइस ही चढ़ाया और 6 लाख का जीएसटी का ही उसने अभी तक बिल चढ़ाया, उसका जीएसटीआर 1 में उसने 80 बिल ही चढ़ाए, 20 बिल किसी भी कारण से उसके चढ़ाने रह गए, तो आपके 2B में भी नहीं दिख रहे। तो अब आप आईटीसी कितना ले पाओगे अपने 3B के अंदर, वो सवाल पूछ रहे हैं साहब। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हर बार मैंने क्लास में बताया, इसमें अमेंडमेंट भी बहुत है, पर फाइनली जो क्या करना है मैंने बताया था, 2B के ऊपर आप कोई आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकते। तो 10 लाख के आईटीसी ऑफकोर्स आप
बिल हैं, लेकिन आप 2B में जितनी आईटीसी दिख रहे हैं उसके ऊपर क्या 1 रुपये की भी आईटीसी नहीं ले सकते। मतलब यहाँ पे टोटल आईटीसी जो आप क्लेम कर सकते हो GSTR 3B के अंदर वो सिर्फ 6 लाख का कर सकते हो। आप 4 लाख के आईटीसी को कैरी करके जब वो बिल चढ़ाएगा तभी उसकी आईटीसी ले पाओगे, अभी आप उसकी आईटीसी नहीं ले पाओगे। क्लियर है? इसको कैसे लिखा है उन्होंने वो एक बार पढ़ लेते हैं अपन। तो 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी एक बार देख लेते हैं। उन्होंने क्या बोला है इस केस में। उन्होंने बोला है साहब, टेबल बना के उन्होंने बता दिया कि आपने आईटीसी है 10 लाख की, पर आप 6 लाख की ले पाओगे और 100% आईटीसी सिर्फ तभी क्लेम कर सकते हैं जो कि GSTR 1 में इनवॉइस फर्निश किए गए। तो जो बिल GSTR 1 में नहीं चढ़े उनका आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब जो चीज़ GSTR 3B में आपके यहाँ नहीं दिख रही है और सामने वाले ने उसका GSTR 1 में नहीं चढ़ाया है, उसका अभी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो आईटीसी आपको सिर्फ 6 लाख रुपए का ही मिलेगा, उसके अलावा बाकी अमाउंट का आईटीसी नहीं मिलेगा। यही चीज़ उन्होंने नीचे लाइन में भी लिखी हुई है। इट्स ए गुड क्वेश्चन, पर ये इजी है कि साहब पता है, कोई भी आदमी गेस कर लेगा कि जिसको सामने वाले सप्लायर ने GSTR 1 में अपलोड नहीं किया है आप उसके आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा आता है, हु इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, किसको रजिस्टर्ड होना है किसको नहीं होना है। सबसे पहले रुद्र बिल्डर है, रोहिणी का है, दिल्ली का है, और वो इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है ब्रिक्स की। अरे ये वर्ड तो हमने कहीं पढ़ा है, बताओ कहाँ पढ़ा है? अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम पान मसाला, टोबैको और एरिएटेड वाटर ऐड करते थे, वहीं पे एक वर्ड और यूज हो गया था, रूफिंग टाइल्स इन ब्रिक्स। तो ईटों का सप्लाई करने वाले को हायर टर्नओवर नहीं मिलता है, उसे 20 लाख वाली लिमिट ही मिलती है। और अगर इसका टर्नओवर 23 लाख रुपीज है, मतलब ही इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, क्योंकि फॉर एरिएटेड वाटर, पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम लिमिट इज ओनली 20 लाख, नॉट 40 लाख रुपीज। नाइस। नेक्स्ट, एक हिमाचल प्रदेश का सप्लायर है, उसका टर्नओवर है 32 लाख, पर उसका एक नागालैंड में शुरू में 11 लाख रुपए का। लो साहब, सारा यहीं पे कचरा हो गया। नागालैंड तो साहब सबसे लोअर कैटेगरी वाले में आता है, 10 लाख वाले में। मैं तो बोलता हूँ उसका एग्रीगेट टर्नओवर तो ओवरऑल 43 लाख हो गया ना, तो कहीं भी रजिस्टर्ड होने की लाइबिलिटी रखता है ना। और एग्रीगेट टर्नओवर तो पूरे इंडिया का देखना है, तो ऑफकोर्स if his aggregate turnover is 43 lakh, it means he is liable to get registered in Himachal Pradesh as well as Nagaland. So of course he has to get registered in both these states. Next question, again 9th question. एक बंदा है, उसका टॉय का बिजनेस है और उसका पिछले साल का टर्नओवर 40 करोड़ रहा है। वो ये जानना चाह रहा है कि ई इनवॉइस उसके लिए मैंडेटरी है क्या, और कब उसको इनवॉइस अपलोड करना रहता है, कब ई इनवॉइस नहीं अपलोड करना रहता है। एक्चुअली अमेंडमेंट में ही मैंने बता दिया था, ई इनवॉइस की लिमिट 20 करोड़ कर दी और अब तो 10 करोड़ कर दी है। मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम के लिए 20 करोड़ ही रहेगी। सो अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 20 CR 20 करोड़ से कम है, तो आप पे ई इनवॉइस की लाइबिलिटी B2B इनवॉइसेस के लिए आती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ई इनवॉइसिंग किन किन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, मैंने पूरी लिस्ट पढ़ाई है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, सेज वाले आ जाते हैं, बैंक आ जाता है, मल्टीप्लेक्सेज और सिनेमा हॉल्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसी आ जाती है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आती है। उन लोगों के लिए इनवॉइस मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये सब वो लोग हैं जिनके ऊपर इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है, पर ये लिमिट 20 करोड़ है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सरकारी डिपार्टमेंट है, उसका टर्नओवर 52 करोड़ रुपीस का है, और उसको भी ये पता करना है कि इसके ऊपर इनवॉइस लगेगा कि नहीं लगेगा। 20 करोड़ के ऊपर चला गया, यस, लेकिन फिर भी इसके ऊपर इनवॉइस नहीं लगेगा। पहले केस में फैशन क्वीन पे लगेगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे इसलिए इनवॉइस नहीं लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है, सरकारी विभागों पे इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। मतलब इस केस में इस पे इनवॉइस नहीं लगेगा क्योंकि एग्जम्प्ट है। फाइनली, आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पर्सन हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ऐसा नहीं है, जो लोग रजिस्टर्ड हैं उन्हें भी आधार ऑथेंटिकेशन करना रहता है। इसको लेके भी अमेंडमेंट है, मतलब आरटीपी में इन्होंने बात के जो दोनों क्वेश्चन दिए ना लास्ट के 9 और 10, और इवन जो इसके पहले 7 दिया था, ये सब अमेंडमेंट्स में से ही कवर कर दिया। तो आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है कि नहीं है साहब? सब लोगों के लिए मैंडेटरी है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करोगे तो आप जीएसटी का रिफंड नहीं ले पाओगे, बहुत सारी चीज़ें जो आप कैश लेजर से रिफंड नहीं ले पाओगे, बहुत सारी चीज़ें जो आधार ऑथेंटिकेशन के साथ बेनिफिशियल होती है। तो एक बंदा जो रजिस्टर्ड है वो भी आधार ऑथेंटिकेशन करेगा, बिल्कुल करेगा। मैंने उसको लेके बताया भी था, अगर किसी का आधार अवेटेड है तो वो अपने वोटर आईडी और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स के साथ भी आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अगर आपने अमेंडमेंट लेक्चर देखा होगा तो उसके अंदर ये पूरी की पूरी बात लिखी हुई है। इसको एक बार थियरी है, रीड कर लेना, ज़्यादा कुछ इसमें मेजर है नहीं। किस किस पे आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी होता है? प्रोप्राइटर करेगा आधार ऑथेंटिकेशन प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के केस में,
पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर करता है, HUF में करता है, कंपनीज के केस में MD साहब करते हैं, सोसाइटी में मेंबर्स करते हैं या फिर साहब जो भी मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी और ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी करता है साहब। अब अगर आपको कैंसिलेशन रिवोक करवाना है, रिफंड एप्लीकेशन या रिफंड ऑफ IGST लेना है तो आधार ऑथेंटिकेशन के बिना वो हो ही नहीं पाएगा। और मैंने बताया भी था, अगर आपका आधार अभी अंडरगोइंग प्रोसेस में चल रहा है, आप आधार के लिए अप्लाई कर चुके हो लेकिन अभी आपका आधार नंबर नहीं आया है, तो जो आधार ऑथेंटिकेशन की स्लिप आती है जब हम आधार अप्लाई करते हैं तभी एक एनरोलमेंट ID आता है वो, और साथ में कोई भी वैलिड ID प्रूफ जैसे आपका वोटर ID हो गया या पासपोर्ट हो गया, लाइसेंस हो गया, बैंक हो गया, उसके थ्रू आप GST की साइट पर जाके आधार ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। और जैसे ही आपका आधार आ जाए उसके 30 डेज के अंदर आपको ये आधार, एक बार आपका आधार नंबर भी अपडेट करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके और आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द RTP डिस्कशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इजी RTP थी, पर हाँ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे, इसलिए मैंने इसकी RTP आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आगे और चीज़ें मैं अपडेट डालता रहूँगा, एग्जाम तक आपके सपोर्ट में रहूँगा। और कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर कॉस्ट के एग्जाम के एक दिन पहले वाले क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, तो मैंने आपको हाउ टू प्रिपेयर चैप्टर जो सारे डाल दिए एक एक करके, उसमें सारे क्वेश्चंस मार्क करवा रखे हैं, वो एग्जाम के एक दिन पहले वाले ही हैं। अब आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, सो बस लगे रहो और फोड़ फाड़ देना इस बार एग्जाम के अंदर। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी दिवाली, एंजॉय करो, गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं आगे, थैंक यू।